अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लूसेंट के पेज बाय पेज करके MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज लूसेंट के पेज नंबर 14 पेज नंबर 14 से 50 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये 50 MCQ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया, चाहे वो एग्ज़ाम बिहार का कोई सा एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट का कोई सा एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का कोई सा एग्ज़ाम हो। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था तथा इसका प्रमुख पवित्र ग्रंथ कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेथलेहम, जेरूशलम और बाइबिल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईसा मसीह का जन्म जो है बेथलेहम में हुआ था और ईसाई का प्रमुख पवित्र ग्रंथ जो है बाइबिल होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है, ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ईसा मसीह का माता का नाम मैरी और पिता का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ईसा मसीह के माता का नाम तो मैरी है लेकिन पिता का नाम क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? जोसेफ हो जाएगा। जोसेफ, ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ईसा मसीह अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में किस स्थान पर बिताए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाजरत इजराइल में। ईसा मसीह जो है नाजरत इजराइल में जो है अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष जो है एक बढ़ई के रूप में यहीं पर बिता दिए थे, एक साधारण बढ़ई के रूप में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे जिन्होंने उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया, अर्थात ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंड्रूज और पीटर। एंड्रूज और पीटर जो है ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। इन्होंने ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अलग अलग जगह पर जाकर किए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ईसा मसीह को 33 ईस्वी में किस रोमन गवर्नर ने सूली पर चढ़ा दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोंटियस पिलातुस ने मात्र 33 ईस्वी में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईसा धर्म का सबसे पवित्र एवं मुख्य प्रतीक चिन्ह कौन सा होगा। हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से क्रॉस। ये इस प्रकार से जो क्रॉस है ये ईसाई धर्म का प्रमुख और पवित्र चिन्ह माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण की शैली को किस नाम से जाना गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा फिर से हम देख लेते हैं। फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण की शैली को किस नाम से जाना गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौथिक शैली के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, गौथिक वास्तुकला शैली का सर्वोत्तम उदाहरण पेरिस का कौन सा प्रसिद्ध चर्च माना जाता है। जो आप देख रहे हैं नोटे डेम चर्च आप देख रहे हैं, ये जो है गौथिक कला का सबसे उत्तम, सबसे बेहतरीन, सबसे उत्तम जो है उदाहरण माना जाता है गौथिक कला का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुष्ट्र किस देश से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान अर्थात फारस। जो ईरान अर्थात फारस है इससे जो है संबंधित है जरथुष्ट्र। ये जरथुष्ट्र पारसी धर्म के प्रवर्तक हैं। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पारसियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें जरथुष्ट्र की शिक्षाओं का संकलन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैंत अवेस्ता ये एक पवित्र ग्रंथ है, पारसियों के लिए एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें जो है जरथुष्ट्र जो इनके प्रवर्तक है, जरथुष्ट्र इनके प्रवर्तक है, उनके जो है सिद्धांत अर्थात शिक्षाओं का संकलन किसमें है? जैंत अवेस्ता नामक पुस्तक में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पारसी धर्म की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य है। ये ईश्वर को क्या कहते हैं? देखिए पारसी धर्म में ईश्वर को क्या कहा जाता है? अहूर कहा जाता है। पारसी धर्म में ईश्वर को अहूर कहा जाता था। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पारसी धर्म के अनुयायियों को उनके पूजा स्थल की विशेषता के कारण क्या भी कहा जाता था। देखिए पारसी धर्म के जो अनुयायी थे उसको पूजा स्थल की विशेषता को देकर उसे अग्नि पूजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्नि पूजक कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि पूजक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्राचीन मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीन राजवंश के संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए प्राचीन मगध साम्राज्य के सबसे प्राचीन राजवंश बृहद्रथ वंश को माना जाता है। बृहद्रथ वंश को माना जाता है। ओके, इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? बृहद्रथ हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज का निर्माण उसने अपनी राजधानी बनाने वाला हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बिंबिसार। और बिंबिसार जो है 544 ईस्वी में जो है मगध के गद्दी पर बैठा और इन्होंने अपनी राजधानी जो है राजगिरी बनाया। कहाँ पर बनाया अपनी राजधानी? राजगिरी। हर्यक वंश के जो बिंबिसार आप देख रहे हैं इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी राजगिरी बनाया था और ये जो है 544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिंबिसार ने अंग राज्य को किस शासक को हराकर अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मदत्त। जो अंग का शासक ब्रह्मदत्त था, कहाँ का शासक ब्रह्मदत्त था? अंग का शासक ब्रह्मदत्त था। तो इसको हराकर जो है बिंबिसार ने मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने अंग के शासक बृहद्रथ को हराकर मगध में मिला लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, बिंबिसार ने लगभग कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? देखिए बिंबिसार जो है 544 ईस्वी में मगध का सम्राट बना और इन्होंने क्या किया? 52 वर्षों तक मगध का सम्राट बना और इन्होंने 493 ईस्वी में इसकी हत्या इसके ही पुत्र ने कर दिया था। बताइएगा इसके पुत्र का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, महात्मा बुद्ध एवं अवंती राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित था। कौन? अवंती के राजा जो प्रद्योत था वो पांडु रोग से ग्रसित था। इनके सेवा में बिंबिसार का एक राजवैद्य भेजा था। बिंबिसार ने एक राजवैद्य को भेजा था। उस राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक। उस राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक। यहाँ पर देखिए जो राजा प्रद्योत था वो पांडु रोग से ग्रसित था। उनके उपचार के लिए राजवैद्य जीवक को जो है बिंबिसार ने वहाँ पर भेजा था उनके शासन काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला, कौशल नरेश की बहन कौन सी? महाकोसला, और वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लना और अतिरिक्त देश मद्र की राजकुमारी का नाम आपसे पूछा गया तो मद्र की राजकुमारी क्षेमा हो जाएगा। इन्होंने 3 शादियाँ किया था और पहला शादी महाकोसला के साथ किए थे। उसका दूसरा शादी जो है वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लना के साथ किए थे और तीसरा शादी मद्र नरेश की राजकुमारी क्षेमा से किए थे। इन्होंने 3 शादी किया था और शादी के द्वारा इन्होंने अपनी साम्राज्य का विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु। आपसे हम कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करने के लिए बोले थे, यहाँ पर क्वेश्चन ही आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि बिंबिसार के पुत्र कौन है? अजातशत्रु। या अजातशत्रु के पिता कौन है? बिंबिसार। और अजातशत्रु को क्या कहकर पुकारा जाता था? कुनिक कहा जाता था अजातशत्रु को। किस वर्ष मगध की गद्दी पर बैठा? तो आपसे पूछा गया है कि अजातशत्रु किस वर्ष मगध की गद्दी पर बैठा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 493 में इन्होंने बिंबिसार की हत्या की, अर्थात अपने पिता की हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर बैठ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने किस योग्य मंत्री को भेजा था? अजातशत्रु जो है वैशाली पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किए हैं? इन्होंने जो है वर्षकार जो आप देख रहे हैं वर्षकार जो है अजातशत्रु का सेनापति था। इन्होंने वर्षकार को जो है लिच्छवी पर विजय प्राप्त करने के लिए वर्षकार को भेजा। ओके, और इन्होंने क्या किया? दो नए हथियार रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक जो 2 हथियार का प्रयोग किया था। ये दोनों हथियार जो है उस टाइम के लिए बहुत नया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, अजातशत्रु ने लिच्छवी के विरुद्ध युद्ध में पहली बार किन 2 नए और घातक हथियार का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग जो है अजातशत्रु ने किया था। इन्होंने सेनापति इनके सेनापति कौन थे? इनके सहयोग सेनापति वर्षकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दिया गया है, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने। अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? 461 ईस्वी में उसके पुत्र उदयन ने ही कर दिया था। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किस प्रसिद्ध नगर की स्थापना किया था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है उदयन ने कौन सी प्रसिद्ध नगर की स्थापना किया था? सोन और गंगा नदी के संगम पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र कहिए या पाटलीग्राम कहिए। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना किया था और 461 ईस्वी में उदयन ने जो है अजातशत्रु की हत्या कर दी और अजातशत्रु जो है 32 वर्षों तक मगध का शासक बना रहा, अर्थात मगध पर शासन किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था जिसे उसके अमात्य शिशुनाग ने पदयुक्त करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक हो जाएगा। नागदशक किसका पुत्र था मेरे प्यारे दोस्तों? उदयन का पुत्र था। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ पर स्थानांतरित किया? शिशुनाग ने क्या किया? अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हटा दिया। कहाँ से हटा दिया? पाटलिपुत्र से हटा दिया और वैशाली बना लिया अपनी राजधानी। किसने बनाया वैशाली अपनी राजधानी? शिशुनाग ने। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले वैशाली को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो कहिएगा सर शिशुनाग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता था, पुनः अपनी राजधानी कहाँ ले गया? अगर आपसे पूछा जाए कि फिर से कालाशोक ने क्या किया, सबसे पहले इसके पिता जो शिशुनाग है इन्होंने वैशाली राजधानी बनाया। ओके, वैशाली अपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद कालाशोक जो है शिशुनाग का पुत्र था, उन्होंने फिर से राजधानी जो है पाटलिपुत्र बना लिया। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जो सिकंदर का समकालीन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था और घनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है हराया था। किसके सहायता से? चाणक्य के सहायता से घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम क्या था? तो उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। फिलिप द्वितीय सिकंदर के पिता का नाम जो है फिलिप था। ओके, और इनके सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। क्या नाम था? अरस्तु। और इसके सेना का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर के सेनापति का नाम था। और सेल्यूकस निकेटर ने जो है 305 ईसा पूर्व में किससे युद्ध किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया था। किससे युद्ध किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। सिकंदर निम्नलिखित में से किस महान यूनानी दार्शनिक का शिष्य था? तो सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 323 ईसा पूर्व हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व होगा। 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत विजय का अभियान शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सिकंदर के प्रसिद्ध सेनापति का नाम क्या था जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया और पराजित हो गया? तो इसका नाम होगा सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर ने चार क्षेत्र को चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा इस हार के कारण, और अपनी बेटी कार्नोलिया की विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। सिकंदर को पंजाब के किस शासक के साथ प्रसिद्ध हाइडेस्पिज युद्ध या झेलम का युद्ध करना पड़ा? देखिए हाइडेस्पिज का युद्ध जो है पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, जिसमें जो है सिकंदर विजय हुआ और पोरस की हार हुआ। लेकिन जो है सिकंदर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया इस पोरस के साथ युद्ध करने से, जो हाइडेस्पिज का युद्ध है। और आगे क्या क्वेश्चन है वो देखिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सिकंदर की सेना ने किस प्राचीन नाम बिपाशा, देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए। सिकंदर की सेना ने बिपाशा नदी के पश्चिमी तट पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। तो बिपाशा का नाम क्या था? ब्यास। अभी बिपाशा का नाम क्या है? ब्यास, यही पूछा जा रहा है। ओके, इस क्वेश्चन को सरल भाषा में ये समझिए कि सिकंदर की सेना कौन सी नदी पर जाकर आगे जाना नहीं चाहा? तो ये ब्यास नदी होगा। ब्यास नदी के पश्चिमी तट से जो है सिकंदर की सेना रिटर्न हो गए। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा किस वर्ष 325 ईसा पूर्व में भारत से वापस लौटा? और 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में जो है बेबीलोन में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? बेबीलोन में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व में। यहाँ पर दिया गया है। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? उसके नौसैनिक बेड़े का नेतृत्व किया था। देखिए फिर से क्वेश्चन को समझिए। पूछा गया है क्वेश्चन में, सिकंदर का जल सेनापति कौन था जिसने नौसैनिक बेड़ों का नेतृत्व किया था? तो सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस हो जाएगा, और निर्याकस ने ही नौसैनिक बेड़े का नेतृत्व किया था सिकंदर के। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
झेलम नदी के तट पर सिकंदर ने अपने किस प्रिय घोड़े के नाम पर एक नगर बसाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाउफेला। तो बाउफेला जो है सिकंदर के घोड़े का नाम था। सिकंदर के घोड़े का नाम बाउफेला था। घोड़े का नाम बाउफेला था। इन्होंने जो है झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया। एक नगर बसाया किसके नाम पर? तो ये घोड़े बाउफेला के नाम पर जो है सिकंदर ने एक नगर बसाया झेलम नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, यूनानी लेखक जस्टिस ने इसे किस नाम से पुकारा था? देखिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि यूनानी लेखक जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारा, तो आंसर हो जाएगा सेंट्रोकोटस के नाम से पुकारा। सेंट्रोकोटस के नाम से जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को पुकारा। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि सेंट्रोकोटस किसे कहा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। सेंट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा? जस्टिन ने। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान से दिमाग में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सर विलियम जोन्स ने यूनानी ग्रंथों में वर्णित सेंट्रोकोटस की पहचान भारत के किस शासक के रूप में किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विशाखा दत्त द्वारा रचित विशाखा दत्त द्वारा रचित किस प्रसिद्ध नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया? देखिए, विशाखा दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया। कौन सा शब्द? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया। किस ग्रंथ में किया गया? मुद्रा राक्षस में, और मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाखा दत्त थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने किया था, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया था घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य का मदद किया था, और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति बन गया। और चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, चाणक्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें जो है राजनीति तथा शासन कला के बारे में बताया गया। भले इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीति एवं शासन कला के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंग बताए हैं? तो चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग बताए हैं। उसमें 7 अंग में कुछ स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, ये सभी के ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। देखिए, ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंग का वर्णन किया? तो 7 अंग का वर्णन किया और सप्तांग सिद्धांत भी बताए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर किस वर्ष बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा, और 305 ईस्वी में इन्होंने एक युद्ध लड़ा था। किसके साथ युद्ध लड़ा था? सेल्यूकस निकेटर के साथ। किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर के साथ इन्होंने 305 ईस्वी में युद्ध लड़ा था और सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किस प्रसिद्ध जैन गुरु से ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भद्रबाहु से इन्होंने क्या किया? जैन धर्म की शिक्षा लिया। किसने जैन धर्म की शिक्षा लिया? भद्रबाहु से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से लिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया था। संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नोलिया अर्थात हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और 4 प्रांत दिए। चारों प्रांत का नाम जो है काबुल, कंधार और हेरात मकरान है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसने कौन से प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखा। किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा इंडिका नामक पुस्तक। और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज किसके दरबार में रहा करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन का अंतिम समय 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के किस स्थान पर संलेखना विधि से बिताया? ओके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
सरवन बेलागोला। कहाँ पर? सरवन बेलागोला। सरवन बेलगोला में जो है इन्होंने संलेखना विधि से अपने जीवन को त्याग दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब? 298 ईस्वी में। ये सरवन बेलागोला कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मगध साम्राज्य में शुंग वंश की स्थापना से पूर्व नंद वंश के विनाश के लिए चाणक्य ने किस नीति पर बल दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तांग सिद्धांत पर बल। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इन्होंने साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया, सप्तांग सिद्धांत का भी प्रयोग किया और मंडल सिद्धांत का भी प्रयोग किया चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के शासनकाल में मगध राजधानी गिरिब्रज के चारों ओर कितनी पहाड़ियों से घिरी थी? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर सीधा सीधी ये है कि गिरिब्रज जो है कितने पहाड़ियों से आपस में घिरी हुई है? 5 पहाड़ी। और इस 5 पहाड़ी का नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्लीज। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किस यूनानी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एपियानस। एपियानस ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध का वर्णन एपियानस ने अपने पुस्तक में किया था। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद। साथ ही अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। ओके, इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।